नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ आसान भी है। और इस वीडियो में हम नाभिक के बारे में समझेंगे। नाभिक क्या होता है इसके बारे में आप पहले से भी कुछ स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नाभिक ये हमारा टॉपिक होगा पहला। और हम बात करेंगे नाभिक किसी परमाणु के बीच स्थित वह भाग होता है जिस पर नाभिक का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है और इसके सभी धनावेश भी उसी भाग पर केंद्रित होते हैं। नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। किसे जाता है? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड का पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और नाभिक जो होता है किसी परमाणु के भीतर उपस्थित वह भाग होता है जिसमें इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है। यह हमारा क्या कहलाता है? नाभिक। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें हम बात करेंगे जो न्यूक्लियाई होता है यानी नाभिक होता है वह दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम्मिलित नाम को हम न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को भी आपको समझ के रखना है। अब बात आती है कि आखिर प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित वह कण है जो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन पर बात करेंगे सबसे पहले चार्ज की। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है यानी पॉजिटिव होता है। और इसका जो मास होता है, मास यानी द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg के इक्वल होता है। और इसे हम एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट को एक AMU से भी प्रदर्शित करते हैं। AMU का क्या अर्थ है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब बात करेंगे इसके सिंबल की कि प्रोटॉन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सिंबल इसका होता है 1H1। ठीक है। सिंबल क्या होता है? 1H1। इसी प्रकार से हम न्यूट्रॉन को भी परिभाषित कर सकते हैं। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसे हम कह सकते हैं यह उदासीन है। क्या है? उदासीन यानी न्यूट्रल है। और इसका जो मास होता है वह 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है। और यह भी लगभग, यह एक यूनिट तो नहीं है लेकिन लगभग एक यूनिट के अप्रॉक्सीमेट हम इसे कह सकते हैं। एक यूनिट, या फिर हम कह दें कि एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। इस डाटा को देखने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोटॉन पर भले ही धनावेश होते हैं लेकिन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। आप देख पा रहे होंगे 1.6726 है और यहाँ पर 1.6749 है। ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से अधिक है। और इसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? इसका
जो सिंबल होता है वो 0n1 होता है। ठीक है, इस पर जो चार्ज होते हैं वो 0 होता है और इसका द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझ सकते हैं। नाभिक क्या होता है? किसी परमाणु के भीतर उपस्थित वह भाग होता है जिसमें नाभिक का समस्त द्रव्यमान और धनावेशित निहित होते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, और इसके बाद इसमें 2 प्रकार के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें हम अपना अगला टॉपिक समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के भीतर उपस्थित धनावेशों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर धनावेशों की संख्या होती है। और धनावेश क्या होते हैं? किसी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो परमाणु संख्या है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर अर्थात धनावेशों की संख्या के बराबर होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में धन और ऋण आवेशों की संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। फिर हम समझते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? जिसे हम द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो होगी, यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या, या ऐसे लिखें प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोटॉनों की संख्या को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्लस ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हम कैपिटल N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्मॉल n हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा द्रव्यमान संख्या। फिर हम अगला टॉपिक समझेंगे इसमें समस्थानिक। समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक, आइसोटोप क्या होते हैं? वे पदार्थ या हम कहें वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1 और 1H2 और यहाँ पर होता है 1H3। आप जानते हैं कि इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर है और द्रव्यमान संख्याएं क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? समस्थानिक हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? समस्थानिक। इसका जो नाम है वो होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम।
और इसे कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, और ये हमारा होता है ट्रीटियम, ट्रीटियम, ये होता है ट्रीटियम। इसके अतिरिक्त हम क्लोरीन के समस्थानिक भी समझते हैं। क्लोरीन 17, 35 और एक होता है क्लोरीन 17, 37। यानी एक ऐसा क्लोरीन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 होती है, और एक में 17 और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 37 होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं और परमाणु क्रमांक बराबर है। तो ये क्या है, हमारा क्लोरीन का समस्थानिक है, क्लोरीन। इसी तरह से हम ऑक्सीजन के भी समस्थानिक ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन 8, 16 और ऑक्सीजन 8, 17 और ऑक्सीजन 8, 18 भी होता है। ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से हम समस्थानिकों को समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आइसोबार्स। लेकिन आइसोबार्स समझने से पहले हम समस्थानिक पर ही एक टॉपिक और करेंगे, जिसका नाम होगा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक द्रव्यमान संख्या। इंग्लिश में हम इसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यह तभी संभव है जब समस्थानिक होंगे। ठीक है, समस्थानिक की स्थिति में ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं। समस्थानिक, समस्थानिक की स्थिति में औसत द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, एक फॉर्मूला है A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे जितने समस्थानिक होंगे उतने हमको लिखने होंगे। ठीक है, जहाँ A1 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ A1 बराबर क्या है, पहले समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या। ठीक, और इसी के साथ N1 क्या है, पहले समस्थानिक का प्रतिशत प्रोटॉन होता है, प्रतिशत प्रोटॉन होता है। ठीक इसी प्रकार से A2 जो होगा वो दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या होगा। ठीक है, और N2 जो होगा हमारा वो दूसरे समस्थानिक का प्रतिशत प्रोटॉन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो अभी अभी हमने एक समस्थानिक आप लोगों को बताया है। समस्थानिक क्या था, जैसे क्लोरीन, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे क्लोरीन 17 और ये क्या है 35, और फिर एक क्या था 17, क्लोरीन 37। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि इस क्लोरीन में 75%
प्रोटॉन है और ये हमारा क्या है 25% प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें 75% प्रोटॉन होते हैं और इसमें 25। यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये A1 का मान है और ये हमारा A2 का मान है। ये आपका है N1 और ये हमारा है N2। तो अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा लिख सकते हैं औसत द्रव्यमान संख्या बराबर, यहाँ देखिए A1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 35। ठीक है, ये हो जाएगा 35 और गुणे N1 की जगह पर हम 75% लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 75% प्लस A2 की जगह पर ये 37 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 37 और गुणे ये हो जाएगा 25%। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 35 गुणे 75 को लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, प्लस 37 गुणे 25/100 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 25 एक्के 25, 25 चौके 100। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा, ये 35 का गुणा 3 में कर सकते हैं। ठीक है, तो 35 तियाँ 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 105/4 और ये हो जाएगा प्लस यहाँ 37 एक्के 37 और बटे में 4 हो जाएगा। एलसीएम बराबर है तो यहाँ पर एलसीएम 4 ही होगा। 105 और 37 मिलकर क्या हो जाएगा 142 के। अब 4 का भाग इसमें दे दीजिए तो 4 तियाँ में 12, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, 2 बचेगा 22, फिर हो जाएगा 4 पंजे 20 और यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाइए फिर 20 हो जाएगा, फिर 4 पंजे 20। इतना हमारा क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। ठीक है, औसत द्रव्यमान संख्या। आप लोगों ने टेबल में देखा होगा बहुत बार कि जो एटॉमिक मास होते हैं वो एग्जैक्टली जैसे 35 या 37 नहीं होते हैं, वो पॉइंट में कुछ करके होते हैं। तो अगर किसी भी समस्थानिक के द्रव्यमान को हम पॉइंट में ज्ञात करना चाहते हैं, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या पॉइंट में ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको औसत द्रव्यमान संख्या निकालनी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम औसत द्रव्यमान संख्या को निकाल सकते हैं। कब? जब समस्थानिक की स्थिति होगी तब। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे आइसोबार्स। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा अगला टॉपिक होगा संभारिक। संभारिक जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स क्या होता है? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार जो होते हैं वो समान होते हैं, उन्हें हम संभारिक कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, संभारिक, जिसका भार समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन 6 का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14 और इसी तरह से न्यूट्रॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है और परमाणु भार क्या है 14। तो इसमें देख रहे हैं कि आपका परमाणु क्रमांक अलग अलग है और परमाणु भार क्या है सेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है संभारिक है। इसी तरह से ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आर्गन 18 नंबर पर है और इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 40 और इसी तरह से कैल्शियम 20 नंबर पर है और इसका भी परमाणु भार कितना होता है 40। तो इस प्रकार से हम संभारिक को समझ सकते हैं। इसी के साथ अपना अगला टॉपिक आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में आइसोटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम ले लेते हैं लिथियम 3 और परमाणु भार क्या है 7 है
और हमारा बेरिलियम होता है और ये 4 इसका परमाणु क्रमांक है और इसमें क्या है 8 है। अब अगर लिथियम में हम न्यूट्रॉन निकालें तो लिथियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी परमाणु भार A माइनस P यानी प्रोटॉनों की संख्या। तो A का मतलब है 7 और -3 ये बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी 4। और इसमें भी हम चेक करेंगे तो ये कह सकते हैं कि बेरिलियम में न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा A माइनस P के। और यहाँ पर A क्या है आपका 8 है, -4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4। तो इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 4 ही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये टॉपिक्स अच्छे से अगर समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे नाभिक का आकार, आकृति और इसका घनत्व। तो यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नाभिक की आकृति, आकार और घनत्व। नाभिक की आकृति, आकार और घनत्व। नाभिक की जो आकृति होती है, आकृति तो स्फेरिकल होती है। क्या होती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या है? गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार माना गया है। अब इसकी अगर इसके आकार की बात करें तो हम यहाँ पर समझेंगे आकार। नाभि का जो आकार होता है वह उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के अनुक्रमानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं नाभिक का आयतन न्यूक्लियनों के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब आप समझेंगे कि न्यूक्लियन क्या होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? नाभिक का आयतन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अनुक्रमानुपाती होगा न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम A से डिनोट करते हैं। अब आप समझते हैं कि यदि नाभिक गोलाकार होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है और ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा हमारा A के। अब अगर ये कांस्टेंट है, इसे हम हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि r क्यूब अनुक्रमानुपाती होगा A के, या फिर हम कह सकते हैं r अनुक्रमानुपाती होगा A⁴ के। अगर यहाँ से क्यूब हटाएंगे, फिर हम यहाँ पर r ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले आएंगे r0। ये हमारा होगा A⁴ ये हो जाएगा, जहाँ r एक नियतांक है। ठीक है। और r का जो वैल्यू होता है वो हमारा होगा r बराबर 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। और 10⁻15 मीटर को एक फर्मी मानते हैं, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1.2 फर्मी के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं नाभिक का आकार कैसा है? गोलाकार। और आकृति कैसी है? गोलाकार। और नाभिक का जो आकार है वो r
इज इक्वल r0 a टू द पावर 1/3 के होता है। तो इस टॉपिक को ऐसे समझेंगे। अब हम इसमें एक टॉपिक और समझेंगे, नाभिक का घनत्व। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा, इसलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक होगा नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित द्रव्यमानों की संख्या पर डिपेंड करता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को a से प्रदर्शित करते हैं और यह साथ में यहाँ पर एक AMU का भी गुणा करना होगा। ये हमारा क्या होता है? नाभिक का द्रव्यमान। और अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे आयतन। आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और V बराबर हम जानते हैं 1 गुणे 1 AMU और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, अब हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। A क्रॉस 1/1 AMU अपॉन ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और ये हमारा हो जाएगा 4 पाई। r की जगह पे हम जानते हैं, इससे पहले अभी बताया गया है, चूँकि r बराबर होता है r0 a टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसकी जगह पे r0 a के पावर 1/3 लिख सकते हैं केवल r की जगह पे, और इस पर क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3a 1 AMU अपॉन में आ जाएगा 4 पाई और यहाँ से आ जाएगा ये r0 और बचेगा a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 है, 3 रख देंगे। और आप जानते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो एक प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है, एक प्रोटॉन के। तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हम जानते हैं 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg रखा जाता है। अपॉन फिर देखिए ये 4 है, 4 रख सकते हैं और गुणे पाई का मान 3.14 होता है, गुणे r0 की वैल्यू कितनी बचेगी, हम जानते हैं कि 1.2 गुणे 10 के पावर माइनस यहाँ पर 15 होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये r³ भी बचेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कटा है, इस पर r³ है तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्यूब लगा देते हैं। अब आप देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो इन पूरे वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि घनत्व का मात्रक है। तो इस प्रकार से हम नाभिक के घनत्व को भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, ये आपका नाभिक का घनत्व यानी रो को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।